गुंदनी रियासत हरियाणा के कस्बा गोबंदपुरा के अछूत रंबू के यहाँ पैदा हुई। उसी तरह जैसे गरीबों के बच्चे खामोशी से पैदा हो जाते हैं। रात गए जब रंबू चर्च के नशे में धुत देवरी में पड़ा था और रसीली के दर्द उठा। घर में और कोई नहीं था और शदीद तकलीफ के आलम में उसने रंबू को झंझोड़ कर उठाने की कोशिश की, लेकिन रंबू तो उस वक्त अंदर सभा में बैठा दम लगा रहा था। वो आंखें बंद किए मुस्कुराने के सिवा और कुछ ना कर सका। दूसरों के लिए अनमोल लेकिन तेरे लिए बिनमोल। बातें तो अच्छी बना लेता है, वो मुस्कुराकर बोली। उसका गुस्सा कम होता जा रहा था। मैं तुझसे बातें करना चाहता हूँ और अब तक तू जैसे चुप खड़ा था। तेरा नाम क्या है सुंदरी? नहीं बताऊंगी, मगर मैं तुझे जानता ज़रूर होऊंगा। कैसे जानता होगा? मैंने भी इसी गांव में परवरिश पाई है। अच्छा तो बता कि मैं कौन हूँ? लबिया। ओहो, लड़की ने आंखें बंद करके गर्दन हिलाई। अच्छा तो पारो, जा जा, वो उसी अंदाज में बोली और रतन को गर्दन खुजाने लगा। अच्छा अब मैं समझ गया। अरे तू इतना समझदार होता तो बात ही क्या थी। तू रसवंती है, रतन जल्दी से बोला। बद्री चाचा की लड़की रसवंती, उसने मुंह टेढ़ा करके कहा। तो तू ही बता दे था कि कौन है तू? बसंती हूँ, उसने सीना अकड़ाकर कहा और रतन कौर के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। कहाँ रहती है? बस अब तू आगे बढ़ रहा है, समझा? जा भाग जा, वो बड़े रोब से बोली और रतन कौर ने घोड़े को छोड़ दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता बसंती के करीब पहुंच गया। मुझे नहीं बताएगी री? अरे क्या बताऊं, भगवान की सौगंध बसंती, हम तो बेकल हो गए। क्यों? तेरी मोहनी शक्ल अब चैन कहाँ लेने देगी। अरे जा जा, बड़ा आया मोहनी सूरत देखने वाला। बसंती तो मेरे ऊपर तरस नहीं खाएगी। क्या मैं इतना ही बुरा हूँ? रतन ने उदास लहजे में कहा। बुरा? नस्बती ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। बुरा तो नहीं है, फिर क्या? और उसने भी उसी अंदाज में कहा। तू मेरे ऊपर तरस क्यों नहीं खाती? लंगड़ा है, लूला है, अपाहज है, क्या है जो मैं तेरे ऊपर रहम खाऊं? मन का रोगी हूँ, अब तेरे बिना जीवन बेकार है। हाय राम, कैसी बातें करे है। सच कह रहा हूँ बसंती। अरे मगर मैं क्या करूं? मुझे दो मीठे बोल नहीं बोल सकती। मगर मैं तो खेतों पर जा रही हूं। अपने बारे में तो बता दे। रतन ने आगे बढ़कर बसंती का हाथ पकड़ लिया। बसंती के चेहरे पर सुरख लकीरें खींच गई, लेकिन उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की और ये बात रतन के लिए बहुत हौसला अफजा थी। हम क्या बताएं, हम तो बड़े दुखियारे हैं। हम तो संसार में खुद अकेले हैं। बसंती के चेहरे पर उदासी उमड़ आई और रतन हैरत से उसकी शक्ल देखने लगा। मैं नहीं समझा बसंती, उसने कहा। हम तेरे गांव के थोड़ी हैं, फिर एक दूसरी बस्ती से आए हैं। सारे संसार में हमारा कोई नहीं। माता पिता मर चुके थे, इधर निकल आए। इस बस्ती के लोग बड़े दयालु हैं। अगर वो भी हमें सहारा ना देते तो हम कहाँ जाते? ओहो, तो तुम इस बस्ती की नहीं हो? रतन ने कहा। नहीं, हम लजिया बस्ती से आए हैं। ये हाँ, यहाँ किसके यहाँ रहती हो? जगन चाचा के यहाँ। उनकी लड़की प्रेमा हमारी सखी है। ओहो जगन चाचा, लेकर बसंती अब तो हम वहाँ नहीं रहोगी। क्यों? बसंती ने हैरत से पूछा। मैं गांव के सबसे बड़े जिम्मेदार का बेटा हूँ और तुम्हारा हम पर हक है। किसकी मजाल है कि हमारे होते हुए तुम पर तरस खाने की कोशिश करे? तुम हमारी मेहमान हो बसंती। अरे मगर मैं तो बहुत दिनों से जगन चाचा के यहाँ रहती हूँ और खेतों पर काम करके पेट पालती हूँ। क्यों? हाँ तो इसमें क्या हर्ज है? नहीं बसंती, अब मैं तुम्हारे एक नहीं सुनूंगा। मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ। मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ कि मेरी प्रेम का गैरों के घर पड़ी रहे? बसंती ने सर झुका लिया और फिर उसने आंखें उठाई तो उनसे मोहब्बत के सोते फूट रहे थे और रतन को जिंदगी में पहली बार किसी के लिए अपना दिल धड़कता महसूस हुआ। ना जाने कितनी कलियां मसली थी, ना जाने कितनी जवानियां पामाल की थी, लेकिन दिल तक किसी की पहुंच नहीं हुई थी। और आज तो वह अपने दिल की धड़कनों में एक अनोखापन पा रहा था। रतन की शख्सियत पिघलने लगी। उसकी हालत हैरत अंगेज तौर पर थी। बसंती का रंग रूप, उसकी अंदाज और उसकी कहानी ने उस पर एक खास असर किया था। मेरे लिए तो ये घर गैर का घर है रतन, उसने टूटी हुई आवाज में कहा। मेरा घर गैर नहीं है बसंती, मेरा घर गैर नहीं है। ऐसी बातें ना करो रतन, ऐसी बातें ना करो। क्यों बसंती, क्या तुम मुझे अपने प्रेम की हैसियत से स्वीकार नहीं करोगी? ये बात नहीं है रतन, मैं तो तुम्हारे तलवों की खाक भी नहीं। तुम ऐसे सुंदर हो कि मन चाहे है तुम्हें आंखों में बिठा लूं, मगर मैं बड़ी ही अभागन हूँ। क्यों? आखिर क्यों बसंती?
बस ये मेरा पेरा पेरा अच्छा नहीं है, सब बकवास है। मैं तुम्हें अपने मन मंदिर की रानी बनाऊंगा, जीवन का हर सुख तुम्हें पैरों में डाल दूंगा। तुम्हारे माता पिता रतन माता नहीं है, पिता हैं, रतन ने जवाब दिया। वो मुझे स्वीकार कर लेंगे, उन्हें कोई एतराज़ ना होगा, रतन ने कहा और बसंती ने गर्दन हिला दी। बोलो बसंती, चलोगी मेरे साथ? और बसंती ने बड़ी मासूमियत से गर्दन हिला दी। रतन के होश की इंतहा नहीं थी। बड़ा बुरा आदमी था, जिंदगी बुरे अंदाज में सोचा था। ख्याल था कि कोई लड़की उसे दिल से तो पसंद नहीं कर सकती, हाँ उन्हें माल करने का जो तरीका है वही ठीक है। चुनाचे वो आज तक उसी तरीके पर चल रहा था, लेकिन आज उसका जहन एक अनोखी लज्जत से आशना हुआ था और उसके प्यार की चाशनी उसे मिली थी। वो भी किसी ऐसी वैसी लड़की से नहीं, उस लड़की से जिसे देखकर वो दंग रह गया था। बसंती, उसने आहिस्ता से बसंती को पुकारा। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, आओ कहीं बैठेंगे लोगों की आंखों से दूर। चलो, बसंती ने कहा और ये बात भी रतन के लिए नई थी। इससे कबल तो लड़कियां उस पर थूकती आई थीं, कभी उन्होंने उसकी बात नहीं मानी थी। ये पहली लड़की थी जो इतने प्रेम से तैयार हो गई थी। उसे ये बात बहुत अच्छी लगी थी। आओ मेरे साथ बैठ जाओ, उसने कहा और बसंती ने हाथ ऊपर उठा दिए। रतन को उसे उठाकर घोड़े पर बिठा दिया और घोड़ा आगे बढ़ा दिया। थोड़ी देर के बाद वो एक पुरफिजा इलाके में एक बरसाती नाले के पास बैठे थे। बसंती की गर्दन झुकी हुई थी और रतन नाथ उसे देख रहा था। फिर उसने बड़ी प्यार से पुकारा, बसंती। बसंती की आंखों में एक मीठी सी मुस्कुराहट फैल गई। एक बात बताओगी? बसंती ने उसी अंदाज में कहा। तुम्हें भगवान की सौगंध है, सच बताना, तुमने किसी मजबूरी की बिना पर मेरा प्रेम स्वीकार किया है? मजबूरी? बसंती चौंक कर बोली। हाँ। कैसी बातें करते हो रतन, प्रेम भी कहीं मजबूरी से किया जाता है तो क्या? रतन कौर की आवाज़ खुशी से लर्ज रही थी। विश्वास नहीं है? बसंती ने उसकी आंखों में झांका। तुम पर है बसंती, खुद पर नहीं, रतन ने उसी अंदाज में कहा। क्यों? क्योंकि मैं अच्छा मनुष्य नहीं हूँ। क्या खराबी है तुम्हारे अंदर? बसंती शरारत से बोली। क्या बताऊं तुम्हें, क्या बताऊं? रतन अजीब से अंदाज में बोला। बता दो। बात यह है बसंती कि लोगों ने मुझे बदनाम कर रखा है। वो मुझसे इसलिए नफरत करते हैं कि मैं एक बड़े बाप का बेटा हूँ। मेरे पिता गुलाब बस्ती का सबसे मालदार आदमी है और मैं राजकुमारों की तरह रहता हूँ। बस उन्होंने मेरे बारे में तरह तरह की बातें घड़ना शुरू कर दी और फिर मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने ये इल्ज़ामात सुनकर उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। लेकिन मैं तुम्हारे प्रेम के दो मीठे बोल मेरे मन में उतर गए। मैं बदल गया हूँ बसंती, ये मेरे भाग हैं। बसंती ने कहा। बसंती, तुम मुझे पसंद करती हो? क्यों पूछ रहे हो बार बार? विश्वास नहीं आ रहा? क्यों? मैंने कभी खुद को इस काबिल नहीं समझा, अब समझ लो। सच? हाँ। रतननाथ काफ़ी देर तक इन अल्फाज के सुरूर में डूबता रहा। फिर उसे दूसरी बातें याद आईं और उसने एक ठंडी सांस लेकर कहा, तुमने कहा था कि संसार में तुम्हारा कोई नहीं है। हाँ रतन, बसंती ने उदासी से कहा, पर अब तुम चिंता मत करो, मैं जो हूँ तुम्हारा। हाँ, मगर एक बात तो बताओ। क्या? शंकर के पिता को तो तुम्हारे लाने पर एतराज़ ना होगा। एक बात कहूँ रतन? हाँ हाँ कहो। मैं तुम्हारी प्रेम का हूँ। हाँ, तुम मुझे कैसे ले जाओगे? जैसे तुम कहो रानी। तो सुनो, अपने पिता को शंकर के घर भेज दो, वो मुझे ले आए, ये अच्छा रहेगा। ओहो, और अगर ये मुश्किल हो तो फिर तुम ही आ जाना। मैं आ जाऊंगा, मगर तुम यहाँ से ही चलो ना, कौन रोक सकता है तुम्हें? ऐसे नहीं रतन, यहाँ से चली जाऊंगी तो लोग ना जाने क्या सोचेंगे। तुम वैसे ही बदनाम हो, लोग सोचेंगे तुम्हें ज़बरदस्ती मुझे उठाकर ले गए हो। तुम घर आना, मैं खुद खुशी से तैयार हो जाऊंगी। ओहो हाँ रतन, मैं अपने प्रेमी के नाम के साथ कोई बट्टा नहीं चाहती। ओ बसंती, तुम कैसी प्यारी हो। कब आ जाऊं? आज ही रात किसी समय मैं आ जाऊंगा। मैं बाहर तकूंगी, बसंती ने कहा। मैं आ जाऊंगा मेरी बसंती। रतन ने वह पूरे मोहब्बत से राजकमल के बाजू पकड़ लिए और वह मुस्कुराने लगी। बस अब मैं जाऊं? मैं तुम्हें पहुंचा दूं रानी? नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, तुम चिंता मत करो, बसंती ने कहा और फिर वो दोनों जुदा हो गए। रतन से उसे उस समय तक देखता रहा जब तक वो नजर आती रही। बसंती भी मुड़ मुड़ कर उसे देखती रही थी और जब वो रतन से काफ़ी दूर निकल आई तो उसके होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। कैसे चित्त हुए रतन जी, तुम क्या और तुम्हारी हस्ती क्या? सूरत तो शक्ल के तुम बुरे नहीं, लेकिन तुमसे लाख दर्जे सुंदर तो वो किसान है जिसका नाम शंकर है, और ये पहला घराना है जिसने मेरा मन जीत लिया है, और मैं उस घराने का बुरा नहीं चाहूँगी। मैं उसे खुद प्रेम करने लगूंगी। फल तुम्हें ज़रूर दूंगी रतन जी। थोड़ी देर के बाद वो घर वापस पहुंच गई। प्रेमा और माँ जी उसके लिए सख्त बेकरार थी। माते जी ने उसे देखकर सर पकड़ लिया।
तो आगे बसंती, भगवान जाने है कि कलेजा धड़ धड़ कर रहा है, भगवान ही तेरे लिए ही प्रार्थना कर रही थी। क्यों माँ जी? राजकमल ने मुस्कुराते हुए पूछा। बस क्या बताएं बेटी, उस गांव में कभी कभी एक राक्षस आ जाता है और किसी न किसी का जीवन बिगड़ जाता है, कोई जरूर बर्बाद होता है। कौन है वह राक्षस माँ जी? बता चुकी हूँ री। रतन? हाँ, और कौन? मगर माँ जी, उस राक्षस को कोई मार क्यों नहीं डालता? लोग उसे क्यों हत्या उसकी क्यों नहीं कर देते? कौन मारे पापी को? गांव में किसी की इतनी हिम्मत नहीं है। जिन्होंने हिम्मत की बेटी बर्बाद हो गए। भगवान पंजा मिल के बेटों की लाज रखे। कौन पंजा मिल? बजाज हैरी बड़ा अच्छा आदमी है। तो उसे क्या हुआ? राक्षस वहां पहुंचा था। ओहो, कब माँ जी? आज ही। क्यों पहुंचा था? पापी को किसी ने पंजा मिल की बेटी गोंदी के बारे में बता दिया है। क्या बता दिया है? यही कि वह बहुत खूबसूरत है। फिर माँ जी? बस वो घोड़े पर चढ़कर वहां पहुंचा और लगा ठठोल करने। तो ऐन वक्त पर पंजा मिल के बेटे वापस आ गए, वरना बेचारी गोंदी। मगर ये बात कैसे मालूम हुई माँ जी? पंजा मिल के बेटे प्रभु की जुबानी। प्रभु यहाँ आया था? हाँ, वो घर घर पंजा मिल का संदेश लेकर गया था। पंजा मिल ने मिलकर पंचायत बुलाई है और उसके बेटे बहुत बिगड़े हुए हैं। इस बार वो रतन को जिंदा नहीं जाने देंगे, पर उसके बाद कोई पंजा मिल के तो पूरे घर पर कोलू चल जाएगा। पंजा मिल ने मुश्किल से अपने आप को रोका है और कहा है कि पहले वो पंचायत से बात करेगा। और ये पंचायत कब है? आज रात को। कहाँ? पंजा मिल के घर में। माँ जी, अगर कर सकती हो तो मेरा एक काम कर दो। तेरा काम? हाँ, राजकमल ने जवाब दिया। कौन सा काम? पंचायत को रुकवा दो, वरना बेड़ा पड़ जाएगा। मैं एक वचन देती हूँ। कैसा वचन? रत्ना पंजा मिल के घर का रुख नहीं करेगा। तू ये वचन देती है? माँ जी हैरत से बोली। हाँ माँ जी, मैं। और सुनो माँ जी, मैं ये भी वचन देती हूँ, मगर सिर्फ तुम्हें, और तुम्हें ये बात छुपानी पड़ेगी कि इस बार रतन हथियारा नहीं जाएगा तो मारेगी उसे। ऐसा मारूंगी माँ जी कि उसकी पुश्तें याद रखेंगी। राजकमल जहरीले अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। पगली की बातें, माँ जी मुस्कुराते हुए बोली। मैं जो कह रही हूँ माँ जी वही ठीक है। अच्छा, अब तू अंदर चलकर बैठ, ना जाने कहाँ से धूप में आवे है, मुंह निकल आया है। तुम्हारी मर्जी माँ जी, ना मानो, राजकमल ने मुस्कुराते हुए कहा और अंदर दाखिल हो गई। प्रेमा उसके पीछे पीछे थी। कैसी बातें कर रही है बसंती? तुझे डर नहीं लगता उसे? किससे? रतन से, प्रेमा ने जवाब दिया। तूने देखा है? राज ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, देखा है। क्या वो ऐसी बुरी शक्ल का है कि उससे डर लगे? शक्ल तो बुरी नहीं है बसंती, मगर उसके करतूत भगवान बचाए। प्रेमा ने कानों को हाथ लगाते हुए कहा। गांव वाले मेरी बात मान ले तो अच्छा है प्रेमा, उसे तो मैं ही ठीक कर दूंगी। पगली है तू उसे कैसे ठीक करेगी? बस तुम लोग देखते रहना कि आगे क्या कहूँ। तू भगवान है जो उसकी नज़र में तेरे ऊपर नहीं पड़ी। नहीं तो गोंदी की बजाय तेरी शामत आ जाती। मेरी शामत आ चुकी है प्रेमा। क्या? प्रेमा ने दोनों हाथ सीने पर रख लिए। हाय राम, क्यों झूठ बोले हरी? प्रेमा का रंग उतर गया था। झूठ नहीं बोल रही, मगर उससे तेरी बात भी हुई है बसंती। हाँ, उसने तुझे छोड़ कैसे दिया? हाय राम, तू कैसी पगली है। अरे तू उसके सामने गई ही क्यों? ऐसा बुरा तो नहीं है वो प्रेमा, मुझे तो उससे प्रेम हो गया है। राजकमल ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे तेरा सत्यानाश, बेमौत मारी जाएगी। हाय राम, कैसा रोग लगाई है तू। अब क्या होगा? प्रेमा तो रुहांसी हो गई थी। तू मेरी सखी है प्रेमा। तुम लोग बहुत अच्छे हो, बड़े सीधे साधे। तुम उन पापियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। मेरा क्या है, अकेली हूँ। अगर तुम्हारे काम आ जाऊं तो इससे अच्छी बात और कौन सी होगी? अरे तू क्या काम आएगी? बस तू समझ लो, बेमौत मैं नहीं, वो मारा जाएगा। मैं माता जी से बात करती हूँ। ना जाने तू क्या कर रही है। किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है प्रेमा, बस देखती जाओ। राजकमल ने मुस्कुराते हुए कहा और प्रेमा पागलों की तरह से देखती रही। शाम ढले शंकर और बाबा दोनों घर वापस आ गए। उनके कानों में भी गोंदी की बात पहुंच गई थी। शेर में हुक्का गड़गड़ाते हुए बाबा ने कहा, गांव पर फिर कोई मुसीबत आने वाली है शैला। भगवान इलाज रखे पंजा मिल की। मगर आज तो उस नरदोई ने भी अजीब गोल खिलाए हैं। किसने? अरे उस बसंती ने। क्यों, क्या हुआ बसंती को? शंकर चौंक कर बोला। पूरा दिन मारी मारी फिरी है। कहाँ? बाबा चौंक पड़े। रतन की तलाश में। अरे अरे, क्या दिमाग खराब हो गया उसका? फिर क्या हुआ? क्या वापस आ गई? हाँ, मिला तो नहीं रतन से। भगवान ही जाने, प्रेमा से न जाने क्या उल्टी सीधी बातें करे है। शीला देवी इतना कह पाई थी कि दरवाजे से लखपत की आवाज सुनाई दी। वो बाबा को पुकार रहा था। कौन है ये? बाबा ने ताज्जुब से पूछा। कौन है ये? बाबा ने ताज्जुब से पूछा। लखपत मालूम होवे है, जिमीदार जी का नौकर। लखपत? बाबा के मुंह से सरसराती हुई आवाज निकली और फिर वह दरवाजे की तरफ बढ़ गया।
फिर उसने दरवाजा खोल दिया। लखपत के अकब में रतन भी मौजूद था। बाबा का दिल धक से रह गया। ओहो छोटे जिम्मेदार जी, उसने मसनूई मुस्कुराहट से कहा और रतन जल्दी से घोड़े से उतर गया। प्रणाम चाचा जी, उसने बड़े अदब से कहा। प्रणाम, क्या बात है? उसकी सादतमंदी भी बाबा को बहुत खौफनाक लगी थी। वो बसंती चाचा मैं, और बाबा की आंखों में खून उतर आया। हाँ, क्या बात है बसंती की? मैं उसे लेने आया हूँ, रतन ने कहा। क्यों, वो तुम्हारी कौन लगती है? वो बाबा। सुनो रतन, अब तक गांव में तुम मनमानी करते रहे हो, लेकिन अब गांव वाले तुम्हें मनमानी नहीं करने देंगे। जाओ, चले जाओ। बसंती हमारी इज्जत है, हम अपनी प्रेमा को बलिदान कर सकता हूँ। बसंती पर कोई आंच नहीं आएगी। भगवान की सौगंध, मुझे गांव वालों की कोई चिंता नहीं है चाचा। उनमें से 10-20 मार दूंगा, बाकी सब ठीक हो जाएंगे। लेकिन अब मैं बुरा आदमी नहीं रहा। मैं बसंती को लेकर आता हूं, तुम रुको, बाबा ने कहा और वापस मुड़ गया। अंदर शीला देवी और शंकर बाबा के मुंतजिर थे, लेकिन बाबा ने उनसे कुछ कहे बजाय एक तरफ पड़ी हुई कुल्हाड़ी उठाई और दरवाजे की तरफ बढ़ गए। अरे बाबा, शंकर जल्दी से उठ खड़ा हुआ और उसने भी एक दरांती उठा ली थी। हाय राम, ये क्या हुआ? शीला देवी चीखीं और अंदर से राजकमल और प्रेमा भी उनकी आवाजें सुनकर निकल आईं। क्या हुआ मां जी? हाँ, वही पापी रतन। ओहो, कहाँ है वो? राजकमल जल्दी से आगे बढ़ गई, लेकिन बाहर का मंजर खासा खौफनाक था। रतन तना हुआ खड़ा था और उसके हाथों में स्याह रंग का पिस्तौल चमक रहा था। दूसरी तरफ बाबा और शंकर के तेवर भी खराब थे। बाबा पिस्तौल को नजरअंदाज करके रतन पर कुल्हाड़ी से हमला करना ही चाहता था कि मैं आखिरी बार कह रहा हूं चाचा, मैंने अच्छा आदमी बनने का फैसला किया है। मुझे इस रास्ते पर जाने से मत रोको। तुम बसंती, रतन कौर ने खौफनाक लहजे में कहा। पापी, बसंती का नाम मत ले, वो हमारी इज्जत है। मगर उसने, हाँ बाबा, मैंने रतन को बुलाया है। पीछे से राजकमल की आवाज सुनाई दी और शंकर और बाबा चौंक पड़े। उन्होंने घूमकर पीछे देखा तो तुम बाहर क्यों आई? बाबा ने शदीद उसके अल्फाज पर तवज्जो नहीं दी थी। मैंने रतन को बुलाया है बाबा। क्या? तूने? क्यों? मैं इसके साथ जाऊंगी, राजकमल ने कहा। बसंती क्या कह रही है? बसंती, शंकर दर्द से बोला। हाँ, मैं रतन के साथ जा रही हूँ। ये नहीं हो सकता, बाबा आगे बढ़ाया। मैं तुम दोनों का खून कर दूंगा। क्यों बाबा? राजकमल ने पूछा। तू नहीं जा सकती बसंती, तू नहीं जा सकती। ये तो मेरी मर्जी है बाबा, जहां चाहूं रहूं। इतने दिन मैं तुम्हारे यहां रही अपनी मर्जी से, अब मैं रतन के घर रहूंगी। मैं तुम्हारी कौन हूं? बसंती, बाबा चीख पड़ा। वो पीछे हट गया था। चलो रतन, राजकमल उसके बराबर जा खड़ी हुई। तेरी मेहरबानी बसंती, तूने मेरा मान रख लिया, रतन ने कहा और सहारा देकर राजकमल को घोड़े पर बिठा दिया। फिर लखपत भी घोड़े पर सवार हो गया और दोनों ने घोड़े मोड़कर एड़ लगा दी। बाबा शंकर, शीला देवी और प्रेमा पत्थर के मुजस्मों की तरह साकत खड़े रह गए। यूं रतननाथ जी इस खौफनाक नागन को जिमीदार की हवेली में ले आए। हवेली में जगन्नाथ के अलावा और कोई रतननाथ को पूछने वाला नहीं था, लेकिन खुद जगन्नाथ शराबो शबाब का रसिया था। काम जरा पोशीदा तौर पर करता था, लेकिन बहरहाल जिम्मेदार था। रतननाथ की तरफ उसकी कोई तवज्जो नहीं थी, सिवाय इसके कि इकलौते बेटे की हर ख्वाहिश पूरी होती रहे, उसे रुपए पैसे की तकलीफ ना हो या गांव वाले से कोई नुकसान ना पहुंचाएं। बाकी वो अपने हर फेल में आजाद था। चुनाचा राजकमल को अपनी हवेली में लाने से रतननाथ को कोई उलझन नहीं थी। वो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। सारी खुशामदी नौकर उसे बधाई दे रहे थे। जगन्नाथ को शायद अभी उसके आने की खबर भी ना थी, या फिर खबर थी तो उसे बेटे की मामलात में मुदाखलत करने की क्या जरूरत थी। बाप अपनी जगह मगन, बेटा अपनी जगह मगन। राजकमल को फिर राज मिल गया। वो तो पैदा ही राज करने के लिए हुई थी। वो बहरहाल खुद उसके अपने ऐसे अकदार भी नहीं थे कि किसी को खुद से करीब करने में उसे कोई तकलीफ हो। रतननाथ खूबसूरत और कड़ियल जवान था। अगर राजकमल अपनी जवानी उसे सौंप भी देती तो कोई खास बात नहीं थी। शंकर ना सही, रतन सही, लेकिन वो मकसद की हामी थी। यहाँ वो एक प्रोग्राम लेकर आई थी, और जब बात प्रोग्राम की थी तो फिर कुछ एहतियात भी लाजमी थी। यानी जो खेल वो खेलना चाहती है, उस खेल में रतननाथ का करीब मुनासिब न था। चुनाचा रात की तन्हाइयों में जब रतन आरज़ुओं का ठाठा मारता समुंदर लिए उसके नजदीक पहुंचा तो वह पहले से तैयार थी। मचंडा, उसने आहिस्ता से आवाज दी। देवी, मचंडा ने इसके कान में आकर कहा। तू होशियार है, चिंता न करो देवी, मचंडा ने कहा और राजकमल ने गर्दन हिला दी।
शराब के सुरूर में डूबा हुआ वो उसके नजदीक पहुंच गया और फिर वो दूर रखकर राजकमल को घूरने लगा। राजकमल मुस्कुरा दी। बसंती, रतन ने उसे पुकारा। हूँ, तू यहाँ आकर खुश है? बहुत रतन। अच्छा क्यों? रतन उसके पास बैठ गया। यहाँ तुम जो हो रतन। ओहो, तो तू मुझसे इतना प्रेम करती है बसंती? इससे भी ज्यादा। मैं कैसा भाग्यदान हूँ, तेरे जैसी सुंदर नारी मुझसे प्रेम करती है। तुम भी तो किसी से कम नहीं हो रतन। बस्ती वाले मुझे राक्षस समझते हैं, लेकिन उनमें से किसी ने मुझसे प्रेम भी तो नहीं किया था। फिर मैं क्यों उनसे प्रेम करता? रतन उसके और करीब हो गया। राजकमल ने अब भी कोई तर्ज नहीं किया और उसने रतन की एक हद मुकर्रर कर दी थी। पगले हैं वो, तुम तो बेहद सुंदर हो, बड़े ही प्यारे, वो बोली और रतन ने उसकी गर्दन में बाहें डाल दी। बसंती, बस मैं तुझसे ब्याह कर लूंगा। मैं पिताजी से कहूंगा को तेरे साथ मेरे फेरे करा दें। और उसने बसंती के होंठ चूम लिए और फिर वह भड़कने लगा, दस्तराजी करने लगा। तब राजकमल आहिस्ता से मचंडा को आवाज दी और रतन अचानक आंखें फाड़ने लगा और एकदम पीछे हट गया था। क्या बात है रतन? राजकमल ने मखमूर लहजे में कहा। न जाने क्या बात है बसंती, न जाने रतन, हुआ क्या है? नींद आ रही है? तुमने दारू पी है? हाँ मगर नहीं नहीं। रतन की जुबान लड़खड़ाने लगी और फिर वो ऊंधे मुंह गिर पड़ा। अब उससे सुध ना रही थी। राजकमल ने गहरी सांस ली। फिर वो उठी और उसने बड़े प्यार से रतन को सीधा करके मसहरी पर डाल दिया और फिर खुद भी इत्मीनान से दूसरी मसहरी पर लेट गई। उसके दिल में बेशुमार ख्यालात थे और दिल ही दिल में वह मुस्कुरा रही थी। सोचते सोचते ना जाने वो कब सो गई। दूसरी सुबह पहले ही वो जागी थी। गुस्ल वगैरह से फारग होकर वो रतन के जागने का इंतजार करने लगी और थोड़ी देर के बाद रतन जाग गया। राजकमल को देखकर उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। बसंती, उसने बड़े प्यार से उसे पुकारा और अचानक रतन को रात की नींद याद आ गई और उसके होंठ सिकुड़ गए। क्या हो गया था मुझे रात को? उसने आहिस्ता से जैसे खुद से सवाल किया और फिर राजकमल की तरफ देखने लगा। बसंती, उसने फिर राजकमल को आवाज दी। क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं। ना जाने रात को मुझे क्या हो गया था। तुमने दारू पी थी रतन? रोज ही पीता हूं मगर ऐसा कभी नहीं हुआ। ज्यादा पी ली होगी। नहीं बसंती, दारू मेरे लिए कोई हैसियत नहीं रखती। शायद दारू खराब हो गई थी। हो गई होगी, अब मत पीना। अब तो मैं सिर्फ तुम्हारी आंखों से पीऊंगा, रतन ने कहा और मचल कर राजकमल के करीब आ गया। आओ बसंती, मेरे सीने पर सर रख दो। नहीं रतन, राजकमल ने शर्माते हुए कहा। क्यों? सूरज निकल आया है। अरे यहाँ सूरज को कोई नहीं पूछता। दिन भी हमारी मर्जी से निकलता है और रात भी हमारी मर्जी से होती है। रतन ने उसे अपने आगोश में दबोचते हुए कहा। नहीं रतन नहीं, राजकमल ने सिमटते हुए कहा। आखिर क्यों बसंती? लाज आवे है, राजकमल ने शर्माते हुए जवाब दिया। अब अपने रतन से लाज कैसी? रात भी आएगी रतन, मेरी बात मान लो, राजकमल ने लिहाजा से कहा। मान लिया, तू भी क्या याद करेगी? और रतन ने उसकी बात मान ली और राजकमल ने सुकून की सांस ली। फिर दिन भी बहुत उम्दा गुजरा। रतन किसी काम से चला गया और राजकमल ने हवेली की सैर की ठानी। बहरहाल उसे काम भी करना था और उसकी इब्तदा जिस कदर जल्द हो जाए अच्छा था। कहाँ वक्त जाया करती। उसने एक मुलाजिम को रोका और मुलाजिम अदब से उसके करीब पहुंच गया। देवी जी, रतन जी कहाँ हैं? घोड़े पर बैठकर कहीं गए हैं। और महाराज जगन्नाथ जी? हाँ, वो दूसरे हिस्से में हैं, वहीं रहते हैं। इस वक्त में हैं? हाँ, वो कहीं नहीं जाते। ठीक है, जाओ, राजकमल ने कहा और फिर वो हवेली के दूसरे हिस्से की तरफ चल पड़ी। थोड़ी देर के बाद वह खूबसूरत दरवाजे से अंदर दाखिल हो गई जो उसे सामने नजर आ रहा था। हवेली का यह हिस्सा भी बहुत ही खूबसूरत था और राजकमल बड़ी मासूमियत से उसे देखती हुई आगे बढ़ रही थी। फिर उसने किसी के कदमों की आहट महसूस की, लेकिन राजकमल मजबूत असाब की मालिक थी। उसने उस आहट पर पलट कर नहीं देखा था। ये जगन्नाथ ही हो सकते थे, लेकिन उसने पलट कर ना देखा और एक दीवार के सामने खड़ी होकर एक खूबसूरत पेंटिंग देखने लगी। उसे एहसास था कि कुछ फासले पर खड़ा कोई उसे देख रहा है। कई मिनट तक वो पेंटिंग की तरफ मतवजा रही और फिर अकब से आवाज सुनाई दी, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। तब उसने चौंक कर पलटने की खूबसूरत अदाकारी की। उधेड़ उम्र का कवीर हबसा मर्द खड़ा नजर आया। उसका चेहरा खून की सुर्खी लिए हुए था, मूंछें सफेद लेकिन सख्त और ऊपर को उठी हुई, और वो बड़ी तेजी से सुर्ख आंखों से देख रहा था। राजकमल ने सहम जाने की अदाकारी की। तब उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। डरो नहीं सुंदरी, हम राक्षस नहीं हैं। तुम कौन हो? राजकमल बोली। यही सवाल हम तुमसे भी कर सकते हैं। मर्द की आवाज तुरन्नम थी। मैं बसंती हूँ। ओहो, हो भी बसंत रुत की मानद, जवानी की कलियों से। हमने तो जाना मानो गुलाब के पौधे में खिली हो।
राजकमल दिल ही दिल में हंस पड़ी। पर वाह मत करो बूढ़े, सारे तासरात ऐसे राख का ढेर बनाऊंगी कि जीवन भर याद करते रहोगे। क्या नाम बताया था तुमने? बसंती। राजकमल ने जोर से गर्दन हिला दी और उसके हर अंदाज में मासूमियत टपक रही थी। बड़ी बड़ी सियाह आंखों से भूलपन टपक रहा था, जैसे उसे पहले दुनिया ही ना देखी हो। शायद रतन ने तेरा जिक्र किया था। रतन? हाँ रतन, हाँ। राजकमल ने फिर जोर से गर्दन हिला दी। वही तुझे लाया है ना? हाँ, मगर आप कौन हैं महाराज? हम जगन्नाथ हैं, तंदुरुस्त आदमी ने कहा। और रतन के पिता? राजकमल जल्दी से बोली। हाँ। बूढ़े की मुस्कुराहट सिमट गई। शायद उसे किसी नौजवान का बाप होना पसंद नहीं था। राजकमल ने दोनों हाथ जोड़कर माथे से लगाए। आओ सुंदरी, जब हमारे पास आई हो तो बैठो, कुछ जल पानी। जगन्नाथ ने आगे बढ़कर राजकमल की नादक कलाई अपने हाथ में ले ली। राजकमल उसके साथ आगे बढ़ गई। यही मौका था कि जब उसका पहले किरदार का पहला सीन मुकम्मल कर सकती थी। इस वक्त तो उसके चेहरे के तासरात उसके आइंदा प्रोग्राम की बुनियाद पड़ सकती थी। चुनाचा उसने उसका इजहार न किया और जगन्नाथ के चौड़े पंजे से अपनी नाजुक कलाई को जरा भी जंबश करने की कोशिश न की। जगन्नाथ ने उसके चेहरे का जायजा लिया और उसे मुतमिन पाकर उसके होंठ मुस्कुराहट के अंदाज में फैल गए। उन्होंने जुबान तक होंठों पर फेरी और राजकमल को एक संगासन पर बिठा दिया। रतन, तुम्हें कहाँ से लाया है सुंदरी? शंकर के यहाँ से, राजकमल ने जवाब दिया। तुम इस गांव की तो नहीं हो? नहीं। फिर कहाँ से आई हो? लजिया बस्ती से। शंकर का बाप तुम्हारा कौन है? कोई नहीं। तभी बस्ती वालों ने इस बार कोई शोर नहीं मचाया। मैं नहीं समझी महाराज। हम समझाएंगे तुम्हें, मगर इससे पहले तुमसे कुछ और बातें करें। जगन्नाथ ने हाथ आगे बढ़ाकर राजकमल की कमर में डाल दिया, लेकिन राजकमल ने अब भी कोई मज़ाहमत ना की और जगन्नाथ ने उसे अपने करीब कर लिया। ये बताओ सुंदरी, हम तुम्हें कैसे लगते हैं? आप महाराज? हाँ हाँ, खुलकर कहो। मगर आप? ओहो बसंती, शर्माती क्यों हो? जो मन में आई साफ साफ कह दो। क्या कहूँ महाराज? अच्छा ये बताओ कि तुम्हें रतन ज्यादा सुंदर लगता है या हम? आप रतन के पिता है ना? अरे हाँ हाँ मैं। मगर वो आपके सामने कुछ नहीं है। आप चौड़ी छाती, आपका वकार अभी रतन में कहाँ? राजकमल ने बूढ़े की फितरत को अच्छी तरह समझ लिया था और उसे खुशी थी कि पहले ही कदम पर इस कदर जबरदस्त कामयाबी नसीब हो गई थी। बूढ़े बड़े काम का आदमी था। जगन्नाथ मूंछों पर हाथ फेर रहा था और उसके चेहरे पर फखरिया मुस्कुराहट फैल गई। तुम काफी समझदार मालूम होती हो बसंती, वरना आजकल की लड़कियां इन मरियल छोकरों को ना जाने क्या समझ लेती हैं। मैं कुछ नहीं जानती महाराज। खैर छोड़ो, ये बताओ कि संसार में तुम्हारा कोई है? कोई नहीं। तब तुम चाहो तो जीवन भर हमारे साथ रहो। महाराज मैं? हाँ हाँ कहो, क्या कहना चाहती हो? मगर महाराज मैं रतन के साथ नहीं रह सकती। ओहो, फिर? जगन्नाथ की मुस्कुराहट गहरी हो गई। वो तेज निगाहों से राजकमल का जायजा ले रहा था। यह हसीन लड़की याश जगन्नाथ के मन को भा गई थी और फिर उस बूढ़ी उम्र में ऐसी सुंदर, ऐसी मोहनी को, उस नई को प्रेम भी करती हो। जगन्नाथ के लिए तो वो बड़ा कीमती सरमाया थी और सरमाए के लिए वो बेटा क्या दुनिया के हर फर्द से टक्कर ले सकता था। और उसका हाथ राजकमल की पुश्त पर रेंगने लगा। मैं आपके साथ रहूंगी महाराज। बसंती। अब बात जगन्नाथ के बात से बाहर हो गई। उन्होंने दोनों बाजों से राजकमल को पकड़ा और उठाकर सीने से लगा लिया। किसकी मजाल है जो तुझे मुझसे छीन सके? अब तू मेरी है और हमेशा मेरी रहेगी। सच कह रहे हैं महाराज। हाँ, जगन्नाथ झूठा नहीं है। मगर रतननाथ जी, उस लड़के की क्या मजाल जो तेरी तरफ निगाह भर के भी देखे। मगर एक बात बता, क्या पिछली रात उसने तेरे शरीर को हाथ लगाया था? नहीं महाराज। मगर वो तुझे लाया तो रात को था। हाँ, लेकिन उन्होंने रात को दारू ज्यादा पी ली थी और कमरे में आते ही सो गए थे। ये बहुत अच्छी बात है। अब मैं तुझसे ब्याह भी कर सकता हूँ। रतन की माँ बनने में कोई बात हायल ना होगी। और राजकमल के सीने में क्या के फूट पड़े। वाह, क्या शानदार कामयाबी हासिल हुई थी। रतननाथ जी, जल्दी वापस आओ। देखो तो सही कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में क्या गुल खिल गए। जिसे तुम महबूबा बनाकर लाए थे, माँ बन गई। अब तुम ऐश करो ऐश, और गुल छड़े और आएगा तुम्हारा बाप। बड़ा सूरमा बना फिरता था। राजकमल दिल ही दिल में हंस रही थी। अब उसे बेचैनी से रतन की वापसी का इंतजार था। ना जाने कहां जा मरा कमबख्त। बूढ़ा अबुल हौस उसे बार बार भींच रहा था, चूम रहा था, और उसे तो ऐसी नेमतें बेबहार मिल गई थी जिसका उसके ज़हन में तसव्वुर भी नहीं था। बसंती, उसने राजकमल को अपने सीने में भींचते हुए कहा। जी महाराज। महाराज नहीं, जगन कह। हम अपने जगन कह। जगन, राजकमल ने हंसी रोकते हुए कहा। मेरी प्रेम का। बड़े मियाँ किसी नौजवान आशिक की तरह बोले। एक बात तो बताइए।
बातें पूछो मेरी जान, रतन आएगा तो क्या होगा, क्यों वो मेरा बेटा है बाप नहीं। लेकिन फिर भी जगन जी, राजकमल ने परेशानी का इजहार करते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मेरा जीवन, मेरा प्रेम, उसकी मजाल कि वह मेरे सामने कुछ बोल सके। बस अब तुम यही रहो, हवेली के इस हिस्से में जाने की जरूरत नहीं जहां रतन रहता है। और राजकमल ने गर्दन हिला दी। उसका काम जिसे खूबसूरती से बन गया था, खुद उसे तवक्का ना थी। बूढ़ा बाप तो नौजवान बेटे से भी 2 हाथ आगे निकला। बहरहाल अब 2 खूंखार भेड़ियों की टक्कर होगी और भगवान ने चाहा तो उनमें से एक बाकी रह जाएगा। जगतनाथ ने उसकी रिहायशगाह के लिए एक खूबसूरत कमरे का बंदोबस्त कर दिया, जहां आराम की सारी चीजें मौजूद थी और जगन जैसा बेदाम का गुलाम। भगवान की सौगंध, मगर संसार में तुम जैसे 2-4 मिल जाएं तो जीवन सफल हो जाए। राजकमल ने दिल ही दिल में मुस्कुराते हुए सोचा, और अब उसे समय का इंतजार था जब रतननाथ वापस आएगा, और ये समय ज्यादा दूर ना निकला। बूढ़ा जगन्नाथ उसे दुनिया भर की बातें कर रहा था। वो बसंती के माता पिता के बारे में पूछ रहा था, बहन भाइयों के बारे में पूछ रहा था, और राजकमल जैसी घाघ औरत उसे चुटकियों में उड़ा रही थी। तब बाहर से रतननाथ की आवाज सुनाई दी, पिताजी, पिताजी।